हेलो दोस्तों, यूपीडब्ल्यूएससी पेट का पेपर अब नज़दीक आ गया है और उससे रिलेटेड पॉलिटी का जो सिलेबस दिया गया है वो मैं आज कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। भारत में संविधान सभा की मांग। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक पेश किया था और उसी में संविधान सभा की मांग रखी थी। तो क्वेश्चन आएगा, संविधान सभा की मांग किसने रखी? बाल गंगाधर तिलक ने रखी। विधेयक कौन सा था? स्वराज विधेयक 1895 में था। गांधी जी ने भारतीय संविधान को भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ये 1922 में कहा था। 1934 में एम.एन. राय ने संविधान सभा की औपचारिक मांग रखी थी और कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कब रखी गई? ये 1935 में रखी गई। अगस्त प्रस्ताव क्या है? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में आया था। उस समय वायसराय लिनलिथगो थे। अब क्वेश्चन पूछेगा, अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय कौन थे? तो लिनलिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी लिनलिथगो ही थे वायसराय। युद्ध सलाहकार समिति का गठन अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत आता है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, ये कहा गया था अगस्त प्रस्ताव में। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टीफन क्रिप्स ही थे। जी ऑस्टिन की एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये कहा गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया और अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? कभी कभी ये पूछ लेता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो मार्च 1946 में आया। सौंपा कब रिपोर्ट? मई 1946। तो मार्च और मई याद रखिए, बस इस तरह याद रहेगा। 1946 में आया, ये तो आपको पता है। कब आया? मार्च में आया। रिपोर्ट कब सौंपी? मई में सौंपी। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत बार कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे और 2 अन्य सदस्य थे, स्टेफर क्रिप्स, अलेक्जेंडर। अब पूछेगा कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो टोटल तो 3 हुए अध्यक्ष को मिला के। तो सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। अगर आपको नहीं याद है तो ए.सी.पी. याद रख लीजिए। ए.सी.पी. जैसे पुलिस विभाग में होता है। ए से अलेक्जेंडर, सी से क्रिप्स और पी से पैथिक लॉरेंस। संविधान सभा का गठन 10 लागों पर एक प्रतिनिधित्व रहेगा। कैबिनेट मिशन कब आया? फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन की योजना कब आई थी? कैबिनेट मिशन मार्च 1946, 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। अब कैबिनेट मिशन के समय वायसराय कौन थे? वेवेल थे। और इसमें 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे और 2 उपाध्यक्ष या 2 सदस्य ले लीजिए, 2 सदस्य थे। ए.सी.पी. मैंने बता दिया, ए से अलेक्जेंडर, सी से क्रिप्स, पी से पैथिक लॉरेंस। रिपोर्ट कब सौंपी? 16 मई 1946 में। अब यहाँ देख लेते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के गठन हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक में किसने भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 के। उसमें अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे और इसमें स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा में? बी.एन. राव थे। उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी, हरेंद्र नाथ मुखर्जी थे। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 हुई। 2 दिन के गैप पर हुई थी, 9 को, फिर 11 को, फिर 13 को। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया या उद्देशिका रखी गई? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? ये जवाहरलाल नेहरू। पेट के पेपर में पिछले बार भी आया था, 2021 के पेपर में भी आया था। 22 में नहीं आया था, 21 के पेपर में आया था। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। अब इसके बाद देख लेते हैं संविधान सभा में कुल कितने सत्रों का आयोजन किया गया था? तो 11 सत्र थे। प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 को और आखिरी 11वां सत्र 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। समय संविधान सभा में संविधान बनने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और संविधान बनाने में खर्चा कितना आया था? ये 64 लाख रुपए का आया था। ये पूछ सकता है।
अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ ले तो हो सकता है क्या कहा जाए। संविधान से जुड़े हुए कुछ अन्य बिंदु जो इम्पोर्टेंट हैं पूछा जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को कई चीज़ें अपनाई गई थी, जैसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, अभी यही अंतिम बैठक थी, और संविधान सभा को भंग कर दिया गया था लास्ट में। अब हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो 14 सितंबर 1946 को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ मतलब राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, और इसमें कितने शेर हैं ये पूछा जा सकता है कि अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं, तो 4 शेर हैं। 22 मार्च 1957 को शक संवत कैलेंडर जारी किया गया था, मतलब शक संवत जारी तो बहुत पहले से था, अपना लिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज संहिता ये 26 जनवरी 2002 को। संविधान से जुड़ी कुछ समितियां हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। प्रारूप समिति ये यहाँ से देखिए, संविधान से जुड़ी वही समितियाँ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति को मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति कहा जाता है। इसके 7 सदस्य थे, एक तो भीमराव अम्बेडकर ही हो गए, और बाकी 6 ये नीचे KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णामाचारी और माधवराव। याद करने की ट्रिक इधर साइड में लिखी है, लेकिन इस ट्रिक से न याद करके मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ इससे याद रख लीजिए। एक तो अम्बेडकर जी हो गए, दूसरे ये कृष्ण जी को आप याद कर लीजिए, ये कृष्ण जी हो गए, और इनकी दोनों लोगों की पर्यवेक्षी ये माधव और गोपाल हो गए। सिर्फ आपको मुंशी और सादुल्ला याद रखना है बस। अब चाहे मुंशी का मुँह और सादुल्ला का सा याद रख लीजिए, पीछे एक ट्रिक सिर्फ इतनी याद कर लीजिए कि मूसा। अब यहाँ पूछेगा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे, और 7 सदस्य के नाम क्या थे, तो मूसा और बाकी सारे कृष्ण के पर्यायवाची और कृष्ण जी, ऐसे याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन एक उठता है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, सॉरी। जहाँ संघ लिखा होगा वहाँ जवाहरलाल नेहरू होंगे। राज्यों में समझौता कराने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति कौन थे, ये राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रांतीय इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पटेल जी थे। संविधान सभा की प्रस्तावना देख लीजिए। संविधान सभा के प्रस्तावना में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनको क्रम से लगाइए जो जो शब्द यूज हुए हैं, तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा जाता है, पंथ निरपेक्ष ही कहा जाता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष लोग यूज कर लेते हैं। पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये इसका सीरियल है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जस्टिस, न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फ्रांस से 3 चीज़ें ली गई हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे, और 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। इसका क्रम जो याद करने का है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य का इसका क्रम है SSSDR। SSSDR, बस आपको SSS में ये पता होना चाहिए कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये है। SSSDR याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। अनुसूचियाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आना है, क्रम लगाने को आ जाएगा। अनुसूचियाँ, अनुसूची 1 क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 क्या है, वेतन है। अनुसूची 3 क्या है, शपथ है। अनुसूची 4 सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 जनजातीय क्षेत्रों के लिए उपबंध। अभी मैं ट्रिक बता देता हूँ इसकी, थोड़ी थोड़ी आप कैच कर लेंगे। अनुसूची 6 क्या है, AM/TM के लिए उपबंध। अनुसूची 7 क्या है, समवर्ती। अनुसूची 8 में भाषाएं हैं। अनुसूची 9 भूमि सुधार। 10 में दल बदल है। 11 में पंचायती राज और 12 में नगर निकाय। अब एक सबसे पहले आप संघ और राज्य क्षेत्र का दर्जा देंगे, चाहे वो अनुसूची 1 हो चाहे भाग 1 हो, दोनों जगह संघ और उसके क्षेत्र ये पहले नंबर पर रहेगा। 2 मतलब वेतन 2, इस तरह याद कर लीजिए। 3 त्रिशूल के आकार का 3 बनता है, तो शपथ ली जाती है, तो त्रिशूल पर हाथ रख के शपथ लेते थे पहले लोग, तो 3 से शपथ। 4 सीट
सीटों का आवंटन, कोई भी कुर्सी होगी उसमें 4 पैर होते हैं, तो सीटों का आवंटन। जनजाति जा आप ऐसे बनाते हैं और इसको अगर एक साइड से देखेंगे तो ये 5 ही बना ऐसे, तो इसमें 5 में जनजातीय क्षेत्र का है। 6 का AMTM ये आप याद रखेंगे। 7 से समवर्ती सूची हो गया। 8 भाषाएं आपको याद ही होगा। 9 भूमि सुधार, 10 से 10, 10 से दल बदल, 11 पंचायती राज व्यवस्था, 12 नगर निकाय। 1-2 बार इस तरह देखेंगे जिस तरह मैंने बताया है तो आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं राज्य सूची के विषय। अपशिष्ट, पहले तो ये देख लीजिए अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ निहित होती हैं, तो संसद में निहित होती हैं। अब राज्य सूची के विषय कौन से हैं, पूछेगा राज्य सूची के विषय क्या हैं, तो राज्य सूची के विषय हैं पुलिस किस सूची का विषय, पुलिस राज्य सूची का। लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, कृषि, गैस, कारागार, पंचायती राज व्यवस्था, भूमि सुधार, ये राज्य सूची के विषय हैं। केंद्र सूची के विषय क्या हैं, जो इसे संघ सूची कहा जाता है, तो संघ सूची के विषय क्या हैं, रेडियो, टेलीविज़न, रेलवे, जनगणना, रक्षा, बैंकिंग। मतलब आप इस तरह इमेजिन करिए कि आप सेंट्रल की बातें सोच रहे हैं, मतलब सेंट्रल से रेडियो को प्रसारण आ रहा है, टेलीविज़न सेंट्रल से आ रही है, रेलवे भी सेंट्रल का हो गया, जनगणना वहाँ से सेंट्रल से की जाती है, रक्षा बाहर लोग कर रहे हैं, आर्मी, बैंकिंग बाहर की है, बीमा बाहर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये विदेश मामले ये फिर बाहर का है। अब सोच रहे होंगे कारागार भी बाहर है, कारागार आपके जहाँ पर आपका गांव है वहाँ का थाना लगता होगा, पुलिस वहाँ रहती होगी, कृषि आप करते हैं, पंचायती भी आपके घर में होगी, भूमि आपके घर में है, गैस सिलेंडर आप वहीं भरवा लेते हैं, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता आपके गाँव में हॉस्पिटल CSC होंगे ही। इस तरह याद करेंगे तो आप याद हो जाएगा, रटेंगे तो नहीं याद होगा। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह याद करेंगे तो वहाँ आप कैच कर लेंगे। अब समवर्ती सूची, सॉरी, समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं, जनसंख्या नियंत्रण। अब यहाँ जनसंख्या बोला है मैंने, यहाँ जनगणना किस सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय, यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन जनगणना संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण ये समवर्ती सूची का है। फिर उसके बाद में परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का है, वन समवर्ती सूची का है, शिक्षा समवर्ती सूची का है, तलाक 3 तलाक का मामला आया था तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट घूम रहा था तो वो समवर्ती सूची का है, विवाह समवर्ती सूची का, आर्थिक योजनाएं भी समवर्ती सूची के हैं। इससे रिलेटेड आप अपने यहाँ नहीं पाएंगे। अब परिवार नियोजन, अब कुछ लोग बोलेंगे लेकिन परिवार नियोजन जो होता है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये समवर्ती सूची में आएगा। जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह ध्यान रखेंगे तो आप कैच करेंगे जल्दी। अब भाग देख लेते हैं। भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जिस तरह अनुसूची में पहला था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 2 में नागरिकता है, मतलब नागरिकता दीजिए, नागरिकता 2। नागरिकता ये इंपॉर्टेंट है, 5 से 11 में क्वेश्चन आ जाएगा। नागरिकता किस भाग में है, 5 से 11 में। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भाग 3 में है, इसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये मौलिक अधिकार 12 से 35 में है। भाग 4 DPSP 36 से 51, और भाग 4 का ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये 51 का में है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 51 का जोड़ा गया था। इसमें यही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार। भाग 5 संघ है, भाग 6 राज्य है, भाग 7 हटा दिया गया, भाग 8 संघ शासित प्रदेश है, और 9वां सबसे इंपॉर्टेंट है पंचायतें, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है पंचायतें। भाग 9 243 से शुरू है, 73वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद में 9 का नगर पालिका, 9 का या बी सहकारी समितियाँ, भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति। 11-12 आपको नहीं पढ़ना है, 13 आपको नहीं पढ़ना है, 14 नहीं पढ़ना है, 15 में देख लीजिए, 15 निर्वाचन, 16 नहीं पढ़ना है, 17 राजभाषा दिया, 18 आपातकाल दिया है, 20 संविधान संशोधन दिया, 4 ऊपर के पढ़ना है 5, और 4 नीचे का पढ़ना है। 8 आप अलग कहीं लिख लीजिए अगर मन करे। 8 में से क्वेश्चन अगर यहाँ से उठाएगा भाग से तो यही 8 से उठाएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। फिर उसके बाद आ जाइए संविधान, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, मतलब कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वही मैं बता दूंगा। ब्रिटेन, नागरिकता ली गई है, कैबिनेट व्यवस्था ली गई है, संसदीय शासन, विधि का शासन। अब नागरिकता और विधि का शासन ये दोनों चीज़ें ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ये ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, ये अमेरिका से ली गई, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। उपराष्ट्रपति का पद ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन आप एक बार देख लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, और सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। नागरिकता और विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनी बेसेंट यहाँ से ही थी। आयरलैंड का जन्म स्थान मतलब एनी बेसेंट का जन्म स्थान आयरलैंड से ही था। आयरलैंड में डीपीएसपी लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपके सिलेबस में है, इसको सही से देखिए। राज्य के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया यहाँ से ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन यहाँ ये भी लिया गया है कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, केंद्र राज्य रिश्ते ऑस्ट्रेलिया से, इसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची। रूस से क्या लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया। रूस हमेशा हम लोगों का साथी था, इसलिए अगर कोई संकट आ जाएगी तो उसे भारत को बचाना या भारत रूस को बचाने के लिए जाएगा ही। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, एक याद करने का तरीका है, इसलिए मूल कर्तव्य है, क्योंकि रूस और भारत एक दोस्त हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो लिया गया है वो भारत और रूस से ही मतलब सम्मिलित थे ब्रह्मोस मिसाइल। जर्मनी में आपातकाल, ये समझ लीजिए जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, आपातकाल के उपबंध में है। फ्रांस से गणराज्य लिया गया है, जिसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना जहाँ से ली गई है वो फ्रांस ही है। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अब भाग जो है, भाग देख लेते हैं, और मतलब भाग 1 से 4, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में दिया गया है। भारत में नए राज्यों के जन्म और उनके नाम के सीमाओं में परिवर्तन, उनके नाम तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 इम्पॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि केरल का नाम केरलम रखने का प्रस्ताव पेश हुआ है। तो पूछेगा कि नाम चेंज करने का अनुच्छेद किस में दिया गया है, नाम चेंज करेंगे तो अनुच्छेद किस में जाएगा, तो भाग 3 में जाएगा, जहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे केरल का केरलम का विचार आया है, पेश किया गया है, और हो भी जाएगा। मौलिक अधिकार इम्पॉर्टेंट है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं, जो 12 से 35 तक लिए गए हैं। भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब 6 हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे भाग 12 अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। 300A कैसे याद रखेंगे, पहले देखिए 31 में था, पहले 31 में था, और एक का आधा कर दीजिए तो 50-50, मतलब 50-50, और ये 3 पूरा आगे लिख लीजिए, या 5-5 काट दीजिए, मतलब 300 और ए में चला गया। इस तरह याद करेंगे आप, याद हो जाएगा। कोई ट्रिक बनाएंगे तो नहीं याद होगा, ये इस तरह की ट्रिक बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको पहले से याद है तो कोई बात ही नहीं। फिर उसके बाद देख लीजिए समता का अधिकार या समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया है। शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 1932, इसे ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब इसको याद करने का आप ये देख लीजिए, ऊपर से सा 3 है और नीचे डी से, फिर उसके नीचे पूरे सा है। इस तरह याद रखेंगे, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक, इस तरह 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 14 से 18, 19 से 22, 23-24, 25 से 28, 29-30, 32, 1-2 बार आप देखेंगे याद हो जाएगा। समानता का अधिकार क्या है, इसमें जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे वही कवर किए जाएंगे। विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, समानता का अधिकार पहले ही दिया, 14 से स्टार्टिंग है, तो पहला जो अनुच्छेद आएगा ही वो समानता को लेके ही होगा। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 16 इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता को छुआछूत ही कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 18 उपाधियों का अंत, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, जिसमें बोलने की आज़ादी, सम्मेलन करने की आज़ादी निहित है। फिर उसके बाद संघ बनाने की भी आज़ादी है, देश में कहीं घूमने की आज़ादी है, भारत में कहीं भी रहने की आज़ादी है, बसने की आज़ादी है, व्यापार करने की भी आज़ादी है। फिर उसके बाद में दिया गया है अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है और अनुच्छेद 22 है, 19 से 22 है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए,
पहले 20 देखिए, उसके बाद 21 छोड़ दीजिए, 22 देखिए। कोई काम आप करेंगे उसी प्रकार का आपका दंड या फिर अच्छी चीज़ें मिलेंगी, फल मिलेगा। तो पहले अगर आप 20 में अपराध करेंगे, उसी के बाद में आपको 22 में गिरफ्तारी होगी। तो 20 में अपराध किए तभी गिरफ्तारी होगी, पहले गिरफ्तारी नहीं आएगी। पहले गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या अपराध बाद में करेंगे, जब तक अपराध नहीं करेंगे तब तक गिरफ्तारी नहीं आएगी। इसका मतलब आप ये याद रखिए, पहले अपराध किए फिर उसके बाद गिरफ्तारी, मतलब अनुच्छेद 20 में अपराध कर दिए और 22 में गिरफ्तारी हो गई। इस तरह याद कर लेंगे। अनुच्छेद 20 अपराध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। फिर अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, यह अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 का काम है शिक्षा का अधिकार, 6 वर्ष से 14 तक की आयु को निःशुल्क शिक्षा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी, अनुच्छेद 20 अपराध किए, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार भाग 3 है, मतलब 3 है। मूल अधिकार भाग 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। 23 इंपॉर्टेंट है, मानव तस्करी पर रोक, बेगार के काम पर रोक। बेगार होता है कि आपको पैसे न दिए जाएं और काम करवा लिया जाए, मतलब आप किसी को काम पे रखें और उसको वेतन न दें, पूरा काम करवा लें और उसके बाद भगा दें, इस पर रोक लगाई जाएगी, मतलब लगाई गई है अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बाल श्रम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम नहीं करा सकते हैं, ये अनुच्छेद 24 में दिया गया। याद करने का तरीका, 14 में 14 वर्ष से कम, इसका मतलब 14 से 24, पीछे 4 इसमें भी है, पीछे 4 इसमें भी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। इसमें अनुच्छेद 27 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा, कोई धार्मिक कर नहीं लगाएगा। फिर उसके बाद फिर 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 29 और 30 दोनों। किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति अपनाने व विकास करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने तथा शिक्षा लेने से वंचित नहीं किया जाएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 30 है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठ सकता है, यहाँ से 3 से। संविधान का रक्षक अनुच्छेद 32 है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद को पर कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं लगता है, मतलब कौन नहीं हटता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 नहीं लगता है, बाकी सब पर आपातकाल के समय रोक लग जाती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद करती है। कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए गए हैं, शुरू के 15-16, लास्ट के 29-30, बीच में 19, इस तरह याद रखिए। शुरू के 15-16, 29-30 और बीच में विषम संख्या 19। फिर नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से एक क्वेश्चन उठना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा ही है पार्ट। गांधी जी के विचारों से जुड़ा है नीति निर्देशक तत्व, पूछेगा गांधी जी के विचारों से कौन सा भाग जुड़ा हुआ है नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार, कुछ भी पूछ सकता है ऑप्शन में, तो डीपीएसपी है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से ही एनी बेसेंट आई थी, आयरलैंड उनकी जन्मस्थली है। 1916 में नरम दल को इन्होंने मिलाया था। एक लोग और थे इनसे जुड़े थे, बाल गंगाधर तिलक। कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसने की थी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसमें निहित है, नीति निर्देशक तत्व में निहित है। केटी साहा ने डीपीएसपी को पोस्ट डेटेड चेक कहा है, केटी साहा ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को कहा है। फिर उसके बाद में इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 39A है, राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, ये 39A है। अनुच्छेद 40 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, गांधी जी के विचार हैं ये। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 48 आएगा, इम्पोर्टेंट 44 है। 44 में समान नागरिक संहिता है, इसको याद करने की ट्रिक है। ये समान नागरिक संहिता वाला कहाँ सबसे पहला राज्य कौन सा है लागू करने वाला, ये गोवा है। समान नागरिक संहिता मतलब समान है, समान नंबर है, 4-4, एक समान नंबर है तो समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 48A में क्या है, राज्य पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 49 क्या है,
राज्य हमारी विरासतों और स्मारकों को संरक्षण प्रदान करेगा। ये तीनों नीचे के इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 39 का इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति 52 है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 से 61। और उसके बाद में इसकी ट्रिक है, अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद बताता हूँ मैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। और 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 57 में राष्ट्रपति के दोबारा चुनने का प्रावधान है। फिर 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। 59 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें हैं। 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग है। याद करने का ट्रिक है, देखिए राष्ट्रपति का एक पद होगा, दूसरा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति का निर्वाचन, और फिर उसके बाद में निर्वाचन की प्रक्रिया, और उसके बाद कार्यकाल है, और फिर उसके बाद में दोबारा चुनने का है, फिर राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, और फिर उसके बाद ऐसा देख लीजिए पकानी नीका, फिर दियो कसम, पकानी नीका दियो कसम। पा से राष्ट्रपति का पद होगा, का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, पकानी नीका, फिर नी से निर्वाचन की प्रक्रिया, का से कार्यकाल, और दियो से दोबारा चुनने की, और या से योग्यताएं, और कासम से का से कार्यकाल की शर्तें, और सा से शपथ, और माँ से महाभियोग। पकानी नीका दियो कसम, इस तरह याद रखेंगे तो आपको याद रहेंगे पूरे। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का पद, रिक्त पद 6 माह के अंदर भर दिया जाना चाहिए, ये कहा गया है। फिर उसके बाद राज्यसभा देख लेते हैं। संसद आपके सिलेबस में है, तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये इस तरह दिया गया है। अब संसद के 3 अंग राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति आप पढ़ चुके हैं, अब राज्यसभा पढ़ेंगे और लोकसभा पढ़ेंगे। संसद 79 भी दिया गया है, और राज्यसभा ये 80 में दिया गया है, और लोकसभा 81 में दिया गया है। याद रखने की ट्रिक है सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81, इस तरह याद रखेंगे। राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा की सीटें निर्धारित करने का आधार जनसंख्या होगी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष होता है, लेकिन ये 6 वर्ष नहीं होता है। 6 वर्ष लिखा ऑप्शन में, अगर 6 वर्ष, या फिर लिखा होगा स्थायी सदन, तो यह एक स्थायी सदन होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं, मतलब कि हट जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद में लोकसभा अनुच्छेद 81 साराला, मतलब 79, 80, 81 सीरियल से हैं। अनुच्छेद 81 लोकसभा, इसमें अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए? 530, अधिकतम 550 होनी चाहिए। और राज्य में इस समय वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 550। यह आ चुका है पेपर में। अधिकतम कितनी सीटें होनी चाहिए? 550। न्यूनतम कितनी है? 543। इसको निम्न सदन या उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है। हालांकि उच्च सदन लोकसभा ही होता है, लेकिन ऐसा लोग बना दिए हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये उच्च सदन, निम्न सदन, ये कहीं लिखा नहीं है, लोग मन से बना दिए हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाएगा। ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। आप अभी जब 2024 का इलेक्शन होगा, तो आप लोग लोकसभा के चुनाव का इलेक्शन, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव करेंगे। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं? यूपी में हैं, 80 सीट। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं? यूपी में हैं, 31 सीट हैं। एक सेकंड दिखाता हूँ। राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं सर्वाधिक। फिर उसके नीचे आ जाइए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष। अनुच्छेद 50 क्या है? अनुच्छेद 50 में दिया गया है, राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 51, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देगा। ये अनुच्छेद 51। इस समय अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को बढ़ावा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय रूस और यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है, बहामास और इधर भी चल रहा है, तो आप देख लीजिए।
केटी शाह के अनुसार टीपीएसपी को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है, जैसा कि अभी ऊपर बताया जा चुका है। रूस से मौलिक कर्तव्य ले गया है और ये भाग 4 का कामे है। अनुच्छेद 51 का सरदार सूरत सिंह समिति 42वें संविधान 1956 के द्वारा 76 के द्वारा जोड़ा गया था। सरदार सूरत सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की जिम्मेदारी अभिभावक की होगी या माता पिता की होगी। जैसे किसी के माता पिता मान लीजिए नहीं है तो जो उनके गार्जियन होंगे केयरिंग ऑफ वो अभिभावक के पढ़ाई की जिम्मेदारी लेंगे। फिर उसके बाद में आ जाते हैं भाग 5 52 से 51। इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्थित होती है। जिसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा था राष्ट्रपति, वो बताया जा चुका है। राष्ट्रपति लोकसभा बताया जा चुका है, राज्यसभा बताया जा चुका है, ये तीनों चीज़ें बताई जा चुकी हैं। संसद किस अनुच्छेद में है, ये 79 में बताया जा चुका है। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये भी नीचे बताया जाएगा। फिर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। 5 क्वेश्चन आने हैं, 5 क्वेश्चन के टॉपिक वाइज मैंने पूरा सिलेबस करा दिया है। अभी टॉपिक वाइज बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठने अनिवार्य हैं। जहाँ से 4 क्वेश्चन तो हर हालत में उठेंगे, 5वां क्वेश्चन भी इसी से मिल जाएगा। पंचायत सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसकी भी ट्रिक मैं आके बता दूंगा। पंचायतों का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के दिन ये कार्यक्रम लाया गया था। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में थी? उस समय पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 52 दी गई थी। फिर 2 अक्टूबर 1959 को पहला राज्य जिसने पंचायत की शुरुआत की वो राजस्थान का नागौर जिला था। नागौर जिले से पंचायत की शुरुआत हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत की शुरुआत हुई थी। ये भी 2 अक्टूबर को ही उस दिन लॉन्च किया गया था। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें जो पंचवर्षीय योजना यहाँ उठा है ये मैं पहले करा चुका हूँ, क्योंकि ये इकोनॉमी का पार्ट है। इकोनॉमी में सारी पंचवर्षीय योजना बताई जा चुकी हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप पीछे के पार्ट देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी कंप्लीट और जियोग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर आप लोग देख लीजिए, उसमें टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, वहीं से सारे क्वेश्चन फंसने हैं। पंचायतों से जुड़ी समितियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ से देख लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, चाहे यहाँ से आ जाएगा चाहे ऊपर पंचायत से आ जाएगा, जहाँ तक हो सकेगा यहीं से आएगा। हर बार यहीं से पूछा गया। इसकी ट्रिक क्या है पहले ये देख लीजिए, कौन सी क्या चीज़ है। 1957 में BR मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, ये त्रिस्तरीय से थी। ग्राम ब्लॉक जिला पूछ लेगा, इसमें से कौन सा नहीं है, कुछ भी दे देगा। तो ग्राम ब्लॉक जिला त्रिस्तरीय है, ये 3 है। 1977 में अशोक मेहता समिति, ये द्विस्तरीय थी ग्राम और जिला में। 1985 में GVK राव समिति आई, ये 4 स्तरीय थी। और फिर 1986 में LM सिंघवी समिति आई। 1988 में थुंगन समिति आई। याद रखने का तरीका क्या है, कोई ट्रिक नहीं है, बस तरीके से याद रखेंगे। ट्रिक और तरीके में अंतर रहता है। ट्रिक धोखा होती है और तरीका हर चीज़ को समझने का एक आसान तरीका होता है। अब 1957 में एक याद रखिए, बलवंत राय मेहता, सिर्फ आपको ये याद रखना है। दूसरा 1977 में अशोक मेहता 1977 में आई। देखिए 1977 में आई और 2 बार 7 लिखा है, इसका मतलब द्विस्तरीय। अगर आपको द्विस्तरीय याद है, इसका मतलब 2 बार 7 लिखा है, इसका मतलब अशोक मेहता समिति 1977। अब दोनों याद रहेगा, 77 डेट भी याद रहेगी, द्वि हैं तो द्विस्तरीय भी याद रखेगा, चाहे 2 7 और चाहे 7 तो 2 GVK राव समिति क्या है, ये कितने स्तरीय थी। अब इसको याद रखने के लिए एक G, एक V, एक K और एक राव, 1 2 3 4 नाम में है वर्ड, तो 4 स्तरीय हो गई। सिंघवी समिति और थुंगन समिति, इसका क्रम क्या होगा। अब देखिए ABCD आप लोग लिखते हैं ABCD, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब बलवंत राय मेहता पहले आएंगे, ये त्रिस्तरीय है, और A नीचे आएगा, मतलब ये दोनों BA कर दीजिए और नीचे SRST, ये सीरियल RST आता है ABCD में, RSTUVWXYZ, तो R से राव, फिर उसके बाद S से सिंघवी और उसके बाद T से थुंगन। 85 86 88, एक साल लास्ट वाले में एक साल गैप कर दीजिएगा, बस इस तरह याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, बलवंत राय मेहता 1957, एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। याद है तो कोई बात ही नहीं, आप लोग एक बार फिर से नज़र, इस तरह ध्यान रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। 1957 बलवंत राय मेहता, AB लिखा जाता है तो B उल्टा A कर दीजिए। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय है, तो क्योंकि इसमें 2 बार 7 आया है।
2 बार 7 आया है इसलिए द्विस्तरीय है, चाहे जैसे याद कर लीजिए। जीविके राव में 4 वर्ण है, इसका मतलब 4 स्तरीय है। सिंघवी और थुंगन, सिंघवी में सा आया है तो ये संवैधानिक दर्जा इसमें प्राप्त करने की बात कही गई है, और थुंगन ऐसे छोड़ दीजिए। इसका क्रम क्या है, ए बी उल्टा कर लीजिए और नीचे आर एस टी कर लीजिए, आर एस टी ए बी सी डी आर एस टी, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, 1992 में मिला था। उस समय प्रधानमंत्री को थे ये पीवी नरसिम्हा राव थे। उसी समय का एक सिलेबस में लिया गया है 1951 की अर्थव्यवस्था, जिसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, ये उद्योग मंत्री भी थे और वित्त मंत्री इन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया था। उस समय की अर्थव्यवस्था में ये इकोनॉमी में पढ़ाया जा चुका है, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं, मेरे सारे वीडियो कम ही कम टाइम के हैं, आप देख लेंगे 2-3 बार देख लेंगे तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। भारतीय संविधान के तृतीय तल कब जोड़ा गया था, ये 1992 में जोड़ा गया था। ये जो लिखा है ये पीछे का प्रिंट हो गया है, फोटो का मतलब उसमें डार्क हो गया है। अब पंचायती राज व्यवस्थाएं का आर्टिकल कौन सा है, 243 में पंचायती राज की परिभाषा दी गई है। ग्राम सभा का उल्लेख 243 ए में दिया गया है। पंचायतों का संविधान में उल्लेख कहाँ पर दिया गया, 243 बी में दिया गया है। सी में पंचायतों की संरचना, सी से संरचना ऐसे याद कर लीजिए। डी में सीटों का आवंटन, सीट 2। ई से कार्यकाल, एफ से सदस्यों की अयोग्यता मतलब फेल, एफ से फेल तो अयोग्य हो गए, फेल है तो अयोग्य। जी शक्ति और पंचायतों की जिम्मेदारी, एच पंचायतों द्वारा कर, आई राज्य वित्त आयोग। याद करने का तरीका, पहले 243 स्टार्ट है पंचायती राज से, ए में ग्राम सभा है, बी में पंचायतों का संविधान है, सी से संरचना, डी से सीट 2, ई से कार्यकाल या अवधि, एफ से फेल हो गए तो अयोग्य हो गए, सदस्यता अयोग्य हो गए। जी में शक्ति है, जैसे जूनियर जी के पास शक्ति थी पहले एक आता था, इस तरह याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। एस से पंचायतों द्वारा कर, और आई में वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। 243 के सबसे इम्पोर्टेंट है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग किस में होगा, के में होगा। राज्य चुनाव आयोग सबसे बड़ा है इसलिए के में है। के क्यों लिखा गया है, क्योंकि ABCDEFGHI ये एक सीरियल से है और जे छूट गया है, के लिखा है। इस तरह याद करेंगे कि के बड़ा मान लीजिए उसके, ओके, इस तरह याद कर लीजिए। फिर उसके बाद दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय थी, ग्राम, क्षेत्र और जिला स्तर में थी, मतलब ग्राम, ब्लॉक, जिला। अब पंचायत सदस्य बनने की आयु कितने वर्ष होती है, ये क्वेश्चन आता है, 21 वर्ष। पंचायत सदस्य में 21 वर्ष, मतदान कब देंगे, 18 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्य है इसलिए राज्यपाल है। राज्य पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, राज्य पंचायती चुनाव है तो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण D से 2 आरक्षण दिया जाएगा, तो 243 डी में कितना परसेंट, 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में यदि पंचायतों के समय से पहले भंग कर दिया जाए तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। पंचायतों की बैठक 1 वर्ष में कितने बार होती है, तो 2 बार होती है। पंचायतों के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है। लास्ट है न्यायपालिका और उच्च न्यायालय। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं मार्क कर दूंगा कौन सा है। उच्च न्यायालय एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के लिए आयु 65 वर्ष अधिकतम होती है और अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत नहीं कर सकते हैं। इसमें अनुच्छेद कितने से कितने हैं, उच्चतम न्यायालय 124 से 147 तक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 में दिया गया है। 142 है, अगर कोई कानून वर्तमान में लागू नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट 142वें आर्टिकल के तहत कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। 143 सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, बाध्य नहीं है। मतलब 143 का दिया गया है 143 में कि अगर आप सलाह ले रहे हैं, राष्ट्रपति अगर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले रहा है तो राष्ट्रपति अगर उच्च न्यायालय दे रहा है सलाह तो कोई ये नहीं है कि मतलब राष्ट्रपति माने ही, अगर सलाह आपने दे दी है तो राष्ट्रपति सुन लेगा, लेकिन ये नहीं है कि हाँ आपकी सलाह मानी जाए, बस वो सलाह ले सकता है, इतना है। माने या ना माने वो राष्ट्रपति के मन से है। 129 ये इंपॉर्टेंट है, यही 2 इंपॉर्टेंट है, इसमें फिर से मार्क कर दे रहा हूँ। 143 129 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आर्टिकल 129 में कहा गया है।
उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य में का एक उच्च न्यायालय होगा, और 231 में कहा गया है कि एक राज्य के मतलब दो या दो से अधिक राज्य का एक न्यायालय हो सकता है, जैसे हरियाणा चंडीगढ़ का था। अब उसके बाद में देखना है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। भाग 6 में कहा गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस प्रकार हाई कोर्ट 129 में, सुप्रीम कोर्ट 129 में अभिलेखीय न्यायालय होगा, उसी तरह 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब प्राप्त हुआ, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 69 संविधान संशोधन के द्वारा, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। इस तरह आपका पॉलिटी कंप्लीट होती है, और इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बता दिए गए हैं फैक्ट, वो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, एक दो बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन सारे के सारे फंस जाएंगे इसमें, और जो ट्रिक बताई गई है उस ट्रिक से याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।